सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका इसी क्लास में एक बार फिर से। और हम देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस और मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। और चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का आज हम करेंगे रिवीजन। और जैसे कि आप जानते हैं कई दिन से ये चैप्टर चल रहा है और आपके मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा है कि चैप्टर कब ख़त्म होगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपका फीलिंग्स, क्योंकि चैप्टर 7 डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा लंबा था और लास्ट क्लास में हमने पार्ट 15 में इसको ख़त्म किया है। बट ख़त्म करने के बाद बच्चों के मन में ये रहता है कि हमेशा कि चैप्टर 7 का ग्रिप नहीं बन रहा है। चैप्टर 7 डायरेक्टिंग काफ़ी लंबा है, जिस कारण से हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसा क्या होगा, कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, आज मैं इसीलिए ये रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर 7 डायरेक्टिंग जो है वो आपके ग्रिप में आ जाए और आपका फुल नॉलेज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का आपके पास फुल नॉलेज हो। एट द सेम टाइम आप उसको कम टाइम में कवर अप कर पाएँ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, और बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही टाइम इफ़ेक्टिव अगर बोलेंगे इस वीडियो को तो ये बनेगा। मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो कम से कम टाइम में बने ताकि आपको रिवीजन के वक्त इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। नॉर्मली मेरा चैप्टर का रिवीजन वीडियो जो चैप्टर 4 से हम करते आ रहे हैं, चैप्टर 4, 5, 6 और चैप्टर 4, 5, 6 का मैं ऐसे ही पहले मैंने चैप्टर के क्लासेस दिए हैं, उसके बाद उसका रिवीजन वीडियो भी दिया है। आप देखे होंगे नॉर्मली वो 30 to 40 मिनट्स का वीडियो है और 30 to 40 मिनट्स में बहुत अच्छे तरीके से हम पूरे चैप्टर को हम रिवाइज़ कर पाए हैं। ठीक है, तो आज भी उम्मीद है कि चैप्टर 7 का वीडियो ये बनेगा। नॉर्मली 40 to 40 मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा 40 to 50 मिनट्स में इसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो और एक बात, इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, ये रिवीजन वीडियो है, इसको नॉर्मल वीडियो से कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा स्पीड रहेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा स्पीड रहेगा ताकि इसको कम टाइम में ख़त्म कर पाऊँ। और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में तो मैं पढ़ाऊँगा सारा कुछ जितना हो सकेगा, बट एकदम आप डिटेल में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि रिवीजन वीडियो में होगा। हाँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके रिलेटेड चैप्टर 7 के रिलेटेड वीडियो है, उसमें आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 7 का पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक वीडियो है, आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, बिना रुके बिना थके आराम से आप उसमें पढ़ सकते हैं अपने इच्छा से। लेकिन ये चैप्टर 7 का फुल रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो नॉर्मल वीडियो के जैसा नहीं होगा, इसमें पूरे चैप्टर को मेरे को कंप्लीट कराना है। और ये उन्हीं बच्चों के लिए रेलिवेंट है जो मेरा पहले का वीडियो देखे हैं, उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा। जो नए बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये वीडियो फास्ट लग सकता है उनको, बाकी ये रिवीजन वीडियो आप देख सकते हैं। तो और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 7 का फुल रिवीजन वीडियो। आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लग ही रहा होगा कि चैप्टर 7 डायरेक्टिंग जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको किस तरीके से ग्रिप में ले आया जाए, और जिस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और सबसे पहले डायरेक्टिंग का चैप्टर का मतलब क्या है। डायरेक्टिंग मतलब हम देखे थे कि जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, उसी तरीके से डायरेक्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शन है, और आप देखेंगे कि हर मैनेजमेंट फंक्शन का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है। तो डायरेक्टिंग चैप्टर में बेसिकली क्या है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, रूल्स वगैरह बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, वर्क को डिपार्टमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। स्टाफिंग में क्या करते हैं, जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उस डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल जो सूटेबल स्टाफ हैं उनको हम रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। वो हम पढ़े थे चैप्टर 6 स्टाफिंग में। अब है चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करेंगे, सिर्फ राइट पर्सन राइट जॉब में असाइन हो जाए इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो जो इंसान को हम स्टाफिंग वाले चैप्टर में रिक्रूट किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, वो इंसान एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं, उसको काम करना आता भी है या नहीं। ठीक है, और वो उसको काम करने के लिए वो मोटिवेटेड है या नहीं, उसको बार बार सुपरवाइज़ करेंगे, हम चेक करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि वो काम अच्छे से करे। तो डायरेक्टिंग चैप्टर में पहले तो हम जो राइट पर्सन राइट जॉब
में रखे हैं, चैप्टर 6 स्टाफिंग में हमने राइट पर्सन को राइट जॉब में रखा था, लेकिन इतना ही इनफ नहीं है। डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि वो राइट पर्सन जो राइट जॉब है वो सही में राइट साबित हो रहा है या नहीं, उसको राइट साबित करवाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, उसको इंसेंटिव वगैरह देंगे, ठीक है। तो उस टाइप से उसको किसी भी तरीके से उसको मोटिवेट इंस्पायर करके उससे अपना काम निकलवाएंगे और उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिंग का ये था बेस। अब डायरेक्टिंग के बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए कॉर्नर में देखिए आप, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या था। पी फॉर क्या था, पहला पी था टेक प्लेस एट एवरी लेवल, पहला पी का मतलब। नेक्स्ट पी का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। आई फॉर इनिशिएट एक्शन, टी फॉर टॉप टू बॉटम, सी फॉर कंटिन्यूस एंड एच फॉर ह्यूमन एलिमेंट। तो पी पिच था फीचर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। तो पहला पी का मतलब टेक प्लेस एट एवरी लेवल, मतलब टेक प्लेस एट एवरी लेवल मतलब क्या है, ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ये एक परवेसिव फंक्शन है, ये हर लेवल में, मैनेजर के हर लेवल में काम आता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, ठीक है। और डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेरेवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट, तो डायरेक्टिंग वहाँ पे भी काम आता है जहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट होता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए काम आता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इसको बोला गया। इनिशिएट एक्शन, काम को शुरू करवाता है कौन, डायरेक्टिंग, इनिशिएट एक्शन इसलिए बोला गया। टॉप टू बॉटम, टी फॉर टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मतलब ये है कि जो सुपीरियर है, जो हर लेवल में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन काम आएगा, ठीक है। तो जैसे हर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा, तो वही बोला गया है टॉप टू बॉटम हर लेवल में ही काम आएगा। कंटिन्यूस का मतलब आप जानते हैं लगातार चलते रहने वाला, तो डायरेक्टिंग फंक्शन लगातार चलता है, जैसे प्लानिंग कंटिन्यूस होता है वैसे डायरेक्टिंग भी कंटिन्यूस होता है। एंड द एच स्टैंड फॉर ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट मतलब ये है कि जहाँ पे भी इंसानों को कंट्रोल करना होगा, उनको इंस्पायर करना होगा, वहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। समझ में आया फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। एक बार मैं बता दूं कि ये चैप्टर में क्या क्या है, ये आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये चैप्टर पूरा आपके ग्रिप में आ जाएगा, ये स्क्रीन पे आपका पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर है। बिलीव मी, मैं हर एक छोटा छोटा टॉपिक मैं आपको इसी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। पहला है फीचर्स, देखिए आप कोई सा भी बुक में देखेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड ऑथर की बुक में देखेंगे, यही सारा टॉपिक है CBSE का। तो फीचर्स है पहला, उसके बाद इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस के बाद है सुपरविजन एंड मोटिवेशन, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद मोटिवेशन के फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, जो कि हम डायग्राम से नॉर्मल क्लास में पढ़े थे, वही सेम डायग्राम है यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीडरशिप, और लीडर और मैनेजर के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, उसके बाद ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेंज। उसके बाद है इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं PPCB CPRP लिखा हूँ, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को सॉकर JPA लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके प्रोसेस क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे है। उसके बाद है जो पैटर्न हम पढ़े थे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के पैटर्न और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पैटर्न, वो यहाँ पे है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कितने टाइप के बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, पर्सनल बैरियर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है वो यहाँ पे दिया गया है। और द लास्ट टॉपिक विल बी इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, मतलब कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिवली इम्प्रूव किया जाए, वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से आप देख लिए कि सारा टॉपिक जो है पूरा चैप्टर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर चैप्टर 7 का सिर्फ ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसी को पढ़ लिए, तो 80% चैप्टर 7 आपके ग्रिप में आ जाएगा। जो मतलब पहली बार भी ये वीडियो को देखेगा उसके लिए भी चैप्टर 7 पूरा ग्रिप में आ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ चैप्टर 7 का मेरे को बहुत कुछ आता है। और ये रिवीजन वीडियो ऐसा है कि इसको आप बार बार देखेंगे तो इससे आपको पूरा आपके मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको मेमोरी में फिट हो जाएगा, आपको ज़्यादा घर में याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, पहले हम पढ़ लिए फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ
डायरेक्टिंग फंक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म था IIM से BSc, IIM से BSc, IIM से BSc। आई फॉर क्या है? IIM से BSc मतलब देखो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो मेरे नॉर्मल क्लासेस में चलता है, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता है। पीच भी वैसे ही शॉर्ट फॉर्म है जिससे कि फीचर्स के पॉइंट को याद किया जाए। वैसे ही IIM से BSc भी एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म है। तो IIM से BSc में I फॉर इनिशिएट एक्शन, I फॉर नेक्स्ट, I फॉर इंटीग्रेट एम्प्लॉई एफर्ट्स, डबल E मतलब एम्प्लॉई एफर्ट्स। देखो हर चीज़ को मैं छोटे फॉर्म में लिखा हूँ इसलिए शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया हूँ, कृपया मुझे गाली ना दें। M फॉर मोटिवेशन, BSc मतलब BSc का BS है ब्रिंग स्टेबिलिटी, C फॉर चेंज। इनिशिएट एक्शन मतलब क्या होता है? वो मोटिवेशन मतलब डायरेक्टिंग देता है मोटिवेशन, और जिससे काम को शुरुआत करने में हेल्पफुल होता है। मतलब डायरेक्टिंग जो है काम को शुरू करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स, हर एम्प्लॉय के एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और एक प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाला जाता है। एम फॉर मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन के बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरा चैप्टर ही है मोटिवेशन का, नेक्स्ट टॉपिक भी बनने वाला सुपरविजन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को आगे बढ़ाने के लिए, इंस्पायर करता है। तो ये डायरेक्टिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट किस लिए? पहले तो वो इनिशिएट करता है काम को, एम्प्लॉय लोग का एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है मतलब इकट्ठा करता है, उनको मोटिवेट करता है। ब्रिंग स्टेबिलिटी, ब्रिंग स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, हर लेवल में एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, आज टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मीडियम लेवल, मिडिल लेवल, तो उनके जो एफर्ट्स हैं उनको बैलेंस करता है। तो इसके लिए उसको बोला गया ब्रिंग स्टेबिलिटी। सी फॉर चेंज का मतलब क्या है? मतलब चेंज करना आजकल आसान हो गया। अगर डायरेक्टिंग फंक्शन को आप फॉलो करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज लाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटराइज बिलिंग करना है, पहले होता था मैनुअल बिलिंग, अब होता है कंप्यूटराइज बिलिंग। तो डायरेक्टिंग फंक्शन को यूज़ करके एम्प्लॉय को हम मोटिवेट इस टाइप से करेंगे कि वो चेंज में हाँ बोलेगा। पहले क्या एम्प्लॉय लोग को चेंज करते वक्त एम्प्लॉय लोग नाटक करते थे, बोलते थे कि साहब हम चेंज नहीं करेंगे, हम मैनुअल में ही ठीक है, कंप्यूटराइज में हमको नहीं जाना है। तो वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन का इंपॉर्टेंस यही है कि वो चेंज लाने में हेल्पफुल होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरविजन एंड मोटिवेशन। सुपरविजन का मतलब तो ये है कि किसी के काम को सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करना मतलब जैसे कि आप स्टूडेंट हैं और मैं आपको होमवर्क दिया कि आज रिवीजन क्लास में जो जो पढ़ाया गया उसका सारा पॉइंट्स आप बुलेट में लिखिए, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है उसी टाइप से आप फ्लो चार्ट स्टाइल में बना करके लिखिए। मैं आज दिन भर का टाइम आपको दिया, कल मैं आपको चेक करूँगा, तो मैं ये चेक करूँगा कि आपने काम सही से किया या नहीं, आपने मेरा होमवर्क ढंग से किया या नहीं। तो वट आई विल बी डूइंग एट दैट टाइम, आई विल बी सुपरवाइजिंग योर टास्क। मैं आपके काम को चेक कर रहा हूँ ढंग से करें हैं कि नहीं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय के काम को चेक करता है कौन? सुपरवाइज़र। जो उसके सुपीरियर होते हैं वो उसके काम को चेक करते हैं ताकि उसके काम में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन मतलब इंस्पायर करना, कुछ ऐसा बोल करके इंस्पायर करना कि एम्प्लॉय अच्छे से काम करने लग जाए। तो मोटिवेशन के बारे में हम नॉर्मल क्लास में भी यही पढ़े थे कि एम्प्लॉय लोग जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको बार बार कुछ ना कुछ लालच वगैरह दे के उनको मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे कि आप ये करेंगे तो आपको ये बोनस मिलेगा, आप इतना टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो मोटिवेशन इस टाइप से काम करता है। ये एक स्टिमुलेटिंग इंस्पायरिंग फैक्टर होता है मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ लोग के लिए, ठीक है। और एक बार एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिए हम तो वो उसको फिर बार बार सुपरवाइज नहीं करना पड़ेगा, वो अपने स्व इच्छा से काम करेगा, ठीक है। इसके बाद जो मोटिवेशन के रिलेटेड 2-3 इंटर रिलेटेड टर्म जैसे मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स मतलब जो मोटिवेट करेगा वो मोटिवेटर्स। मोटिवेशन का मतलब तो मैं बता दिया। मोटिव मतलब कोई टारगेट, कोई गोल, ठीक है। अब है फीचर्स, मोटिवेशन के फीचर्स अब यहाँ पे देखेंगे। GNP-CD, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, GNP-CD। तो पहला है गोल डायरेक्टेड, मतलब गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। एंड फॉर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ये नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। कैसे? अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको बोनस मिलेगा, ये है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन कैसे होगा? अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिए जाएंगे। तो इट विल बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से रिलेटेड, एम्प्लॉय के दिमाग को इस टाइप से ब्लेंड किया जाता है, इस टाइप से चेंज किया जाता है कि वो काम करने लग जाता है, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल बोला गया है, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर। अब कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है? आपको तो लग रहा है कि मोटिवेशन आसान है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। हाउ कम? क्योंकि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है। अगर उसको हम बोलेंगे कि काम कर, तो वो सोचेगा कि मैं क्यों काम करूं, अनलेस एंड अनटिल उसको कुछ ना कुछ लालच ना दिया जाए, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट ना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एम्प्लॉय का लालच अलग अलग है। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, और किसी को ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हर एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और हम हर एम्प्लॉय को देख करके हमको ये देखना पड़ता है कि किसका कौन सा रिक्वायरमेंट है, और उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है, जिस कारण से ये कॉम्प्लेक्स माना जाता है। डायनामिक क्यों है? डायनामिक एज वेल एज कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये चेंजिंग है। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो हमको मोटिवेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे? ये चीज़ कैसे है, ये डायनामिक क्यों है, ये हमको बताता है मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स, जिसको मैं अभी जूम करूँगा ये वाला डायग्राम को। तो देखिए कि ये डायनामिक क्यों बनता है। देखिए, दिखाई दिया आपको? आई होप। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। देखो इसमें, देखो एक मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड। मैस्लो कौन थे? अब्राहम मैस्लो के बारे में मैं बताया था। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनको कि लोगों के दिमाग को पढ़ना अच्छा लगता था, और इन्होंने ये थ्योरी डेवलप किया था। ये जो थ्योरी है ये बताता है कि इंसान का मोटिवेशन टाइम टू टाइम बदलता रहता है। मतलब इंसान को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग मोटिवेशन फैक्टर चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था। जैसे आज आपको एक मोबाइल चाहिए, ठीक है, आपको मोबाइल दिया जाए, आपको ये लालच दिया जाए कि आपको मोबाइल देंगे तो आप अच्छे से काम करेंगे। जैसे आपको लालच दिया गया कि आप अगर 12th में अच्छा मार्क्स सिक्योर किए तो आपको मोबाइल दिया जाएगा। आप 12th में 80% सिक्योर किए तो आपको मोबाइल दिया जाएगा, 80%, 90%, जो भी परसेंट। तो आप मोबाइल के लिए काम किए, मोबाइल आपको चाहिए था, इसलिए आप अच्छे से पढ़े। अब 12th पास हो करके आपको आपके पेरेंट्स ने लालच दिया कि आप बीकॉम में अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे तो आपको एक बाइक या कार गिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, जो आपको मिल चुका है ऑलरेडी, जो चीज़ आपको मिल चुका है, जैसे कि मोबाइल आपको मिल चुका है, वो आपको दोबारा मोटिवेट नहीं करेगा। एक बार जो चीज़ आपने हासिल कर ली वो चीज़ आपको दोबारा मोटिवेट नहीं करेगा। जैसे 12th में आपको मोबाइल मिल गया तो आपको अब बीकॉम में ये बोला जाए कि आपको फिर से मोबाइल मिलेगा तो आप उतने मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। आपको 12th में मोबाइल मिला था तो बीकॉम में आपको कुछ उससे हायर चीज़ चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हायर लेवल में आप मूव कर लाएंगे, और आपको चाहिए बाइक या कार, तो ही आपका वो मोटिवेटिंग फैक्टर बनेगा। तो सिमिलर चीज़ एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। पहले देखो, सबसे पहला नीड जो होता है साइकोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब इसमें देखो खाना पीना आता है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ये मिल गया एम्प्लॉय को, तो उसके बाद उसको चाहिए सेफ्टी। ठीक है, उसका ये बेसिक नीड बन जाएगा। तो देखो सेफ्टी में आता है सिक्योरिटी, हेल्थ, ठीक है, और आपका जॉब सिक्योरिटी भी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये उसको मिल गया, दो चीज़ मिल गया, तो अब इसको तीसरा चीज़ चाहिए जिसको बोलते हैं लव, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली। ठीक है, ये सारा चीज़ उसको चाहिए एम्प्लॉय को। तो ये ऐसे स्टेज बाय स्टेज ऊपर जाता है, और ये एक पिरामिड के रूप में समझाने के लिए आपको बताया गया है। ठीक है, तो पहला चीज़ जो उसको फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग था वो बेसिक है। जैसे कोई एम्प्लॉय नया आया, उसको ये चीज़ प्रोवाइड करोगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। अब थोड़े दिन के बाद वो एम्प्लॉय को बोलोगे कि हाँ हम तो तेरे को फूड वगैरह दे रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में रहे, वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसका डिमांड बढ़ गया, उसको फूड तो मिल ही रहा है, उसके साथ उसको चाहिए सेफ्टी। फिर कुछ दिन और बाद उसको चाहिए ये लव, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, मतलब कनेक्शन चाहिए उसको। ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो भी एम्प्लॉई हैं उसके फ्रेंड बन जाने चाहिए, तो ये उसको चीज़ चाहिए। फिर उसके बाद कुछ साल बाद, 5 साल बाद उसको चाहिए एस्टीम। एस्टीम नीड्स मतलब क्या होता है? एस्टीम नीड्स मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई रिवॉर्ड दे दिएगा, यहाँ पे रिवॉर्ड का सिंबल बना हुआ है ना, रिवॉर्ड चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने अच्छा काम किया, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, उस टाइप का एस्टीम नीड्स होता है,
जो कि फिर वो एस्टीम नीड्स को अगर एम्प्लॉय का पूरा किया जाए तो ही वो मोटिवेटेड फील करता है, अदरवाइज वो मोटिवेटेड फील नहीं करता है। एंड द लास्ट वन इज, क्वेश्चन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स मतलब एक तो अल्टीमेट लेवल, मतलब एकदम लास्ट लेवल में वो एम्प्लॉय पहुंच गया है, तो अब उसको ये लेवल में पहुंचने के बाद मतलब वो उसको जो लास्ट लेवल में वो बनना चाहता था, जैसे मान लो एक तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सिक्योरिटी गार्ड आया, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड का ख्वाब था जब वो 20 साल पहले आया कि वो एक कुछ सालों के बाद वो एक मैनेजर बन जाए, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड, हालांकि ऐसा तो होता नहीं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर बन जाए उसका ख्वाब था। तो 20 साल के बाद अगर आपने उसको मैनेजर ना बनाया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा। तो उसको मान लीजिए आपने अपने लोग उसको मैनेजर बना दिए, तो वो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा हो गया और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो ये बताना चाहते थे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की, मतलब इच्छा जो है इंसान की बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इसका कुछ एजम्पशन भी था, ठीक है। मतलब एजम्पशन यही था कि मैं पहले भी बता दिया, जैसे कि ये नीड्स का ये एक हायरार्की स्ट्रक्चर है और एक बार जो नीड्स पूरा हो गया वो दोबारा से उस इंसान को मोटिवेट नहीं करता। जैसे एक बार उसको खाने पीने का सामान मिल गया जो उसका डेली वेजेस से उसका पूरा हो रहा है, तो उसको अब चाहिए सेफ्टी। और जब एक पूरा हो गया तो ये दोबारा से इंसान को मोटिवेट नहीं करता। मतलब ये लेवल अगर पूरा हो गया, साइकोलॉजिकल नीड्स अगर उसका पूरा हो गया, तो वो दोबारा से मोटिवेट नहीं करता है एम्प्लॉय को। अब उसको चाहिए सेफ्टी। ये पूरा हो गया तो फिर उसको चाहिए लव बिलोंगिंगनेस। ये पूरा हो गया तो उसको चाहिए एस्टीम। ये पूरा हो गया तो चाहिए उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो इट विल बी द लास्ट लेवल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज आवर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है आपके सामने में, वेट, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, इधर देखिए, यहाँ सारे बच्चे इधर देखेंगे, ठीक है। इंसेंटिव्स, मतलब हमने देखा कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े रखने के लिए हम उसको कई तरीके के इंसेंटिव देते हैं। उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब वो इंसेंटिव जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जैसे कि PPCB, CPRP, ठीक है। तो पी का मतलब क्या है, पे अलाउंस, फर्स्ट पी का मतलब। नेक्स्ट पी का है प्रॉफिट शेयरिंग। सी का मतलब क्या है, स्टॉक ऑप्शन या फिर को पार्टनरशिप। बी का मतलब क्या है, बोनस। सी का मतलब क्या है, कमीशन। पी का मतलब, नेक्स्ट पी का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ, मतलब जिसको डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम भी बोला था मैं नॉर्मल क्लास में। आर का मतलब क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। एंड द लास्ट पी इज़ परक्यूजिट, ठीक है। मतलब इसमें से 2-3 टर्म को मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं ले पाऊँगा, अभी टाइम क्रॉस हो जाएगा। परक्यूजिट मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि आपने उसको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, उसके बच्चों को उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया, तो वो परक्यूजिट माना जाएगा। और पहला है आपका पे अलाउंस, मतलब तो पैसा वैसा होता है, सैलरी होता है। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब प्रॉफिट शेयरिंग। सी फॉर स्टॉक ऑप्शन भी होता है, इसमें को पार्टनरशिप होता है, मतलब एक फिक्स परसेंटेज उनको प्रॉफिट में चाहिए, तो उसको बोलते हैं को पार्टनरशिप। और स्टॉक ऑप्शन मतलब जो एम्प्लॉयज़ को कम रेट में स्टॉक दिया जाता है कंपनी द्वारा, तो उसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। बोनस वगैरह का तो मतलब पता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है शॉर्ट फॉर्म में सॉकर, JPA, सॉकर JPA। एस फॉर क्या है, स्टेटस मतलब एक रैंक, अथॉरिटी वगैरह हो गया। ओ फॉर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन में वो जो क्लाइमेट है वो अच्छा हो, मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। ऐसे नहीं कि क्लाइमेट अच्छा हो मतलब AC वेसी लगा हो, काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब जैसे कि वो जो एनवायरनमेंट है उसमें मतलब वो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय को लर्निंग कुछ मिलना चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट का बात किया जा रहा है। सी फॉर क्या है, करियर एडवांसमेंट, उसको करियर में प्रमोशन हो, वो लर्निंग वगैरह कुछ हो। नेक्स्ट सी फॉर क्या है, चैलेंजिंग जॉब, मतलब कुछ नया काम करके दिखाना है। जैसे कि एम्प्लॉय पहले हमेशा टारगेट मिलता था एम्प्लॉय को 100 यूनिट बिकवाने का,
ठीक है। अब की बार एम्प्लॉय को एक चैलेंजिंग टारगेट दिया गया कि आज आप 200 यूनिट बिकवा के दिखाओ एक दिन में, तो वो उसके लिए एक चैलेंजिंग जॉब होगा और वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, आर फॉर रिकॉग्निशन मतलब वही सर्टिफिकेट वगैरह देना, गिफ्ट देना, मोमेंटो देना। JPA, जे फॉर जॉब सिक्योरिटी, मतलब जॉब में वो रहेगा हमेशा के लिए, कुछ फिक्स टर्म के लिए, उसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। अचानक उसको निकाला नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। P से क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओ, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। A फॉर ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, मतलब एम्प्लॉय को कुछ फ्रीडम दिया गया ताकि वो अपने मर्जी से डिसीजन मेकिंग ले पाए। तो ये था फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हम जो डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके बुक में वो है लीडरशिप वर्सेस मैनेजर। मैं आपको लीडरशिप समझाने के लिए लगान मूवी का क्लिपिंग दिखाया था नॉर्मल क्लास में, ठीक है, आप देख पाएंगे अगर नॉर्मल क्लास आप देखेंगे तो लीडरशिप एक ऐसा चीज़ है जो कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो लीडर है, एक तो लीडर रहेगा, लीडर के साथ में जो ग्रुप में रहेंगे बाकी लोग वो फॉलोअर्स होंगे, तो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना को लीडरशिप बोलते हैं। जैसे कि लगान मूवी का क्लिपिंग में मैं जो दिखाया था नॉर्मल क्लास में, आप देखेंगे, अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। वो उसमें जो आमिर खान होता है वो मोटिवेट करता है सारे लोगों को कि वो मैच जीत लिया जाए और उनका लगान माफ़ हो जाए, मतलब टैक्स माफ़ हो जाए। तो वो किस टाइप से मोटिवेट करता है, किस टाइप के लीडर होते हैं, वो सारा डिटेल में वहाँ पे हम देख चुके हैं। तो लीडरशिप ऐसा होना चाहिए कि आपके जो फॉलोअर हैं आपको फॉलो करें और आपका बात मानें। तो उसके बाद हम देखे थे कि लीडरशिप में फीचर्स क्या होता है, बिहेवियर में चेंज लाना और अपने गोल को अचीव करवाने में हेल्प करना। जो अच्छा लीडर होता है वो गोल को अचीव करवाता है। अब जैसे क्रिकेट का ही एग्जांपल हम ले लें तो उसमें जो कैप्टन्स होते हैं, उनका जो कैप्टन होते हैं वो लीडर होते हैं और वो लीडर का मकसद ये होता है कि गोल अचीव कराना, यानी कि टीम को विन करवाना, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था कि लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है। मैं ये बोला था आपको ये बात कि सोना पीला होता है लेकिन हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। सोना पीला होता है बट हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। मतलब गोल्ड इज़ येलो, ठीक है, गोल्ड इज़ येलोइश इन कलर बट एवरी येलो थिंग इज़ नॉट गोल्ड। मतलब वही चीज़ यहाँ पे है कि हर मैनेजर लीडर होता है लेकिन हर लीडर मैनेजर नहीं होता। हर मैनेजर लीडर होता है लेकिन हर लीडर मैनेजर नहीं होता। मतलब मैनेजर जो है उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है और वो भी उसी तरीके से लीडर की तरह गोल को अचीव करवाने में हेल्प करता है। तो लीडर और मैनेजर के बीच में भी एक डिफरेंस है, वो आप देख लेंगे, बहुत सिंपल है और मैं बता भी दिया हूँ आपको। लीडर जो होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है, ठीक है, लेकिन मैनेजर जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। जो मैनेजर है वो सारे फंक्शन करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लेकिन जो लीडर है वो सिर्फ एक फंक्शन करता है। तो इसी टाइप से लीडर और मैनेजर का डिफरेंस है जो हम देखे थे। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, कितने स्टाइल ऑफ लीडरशिप होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक मतलब हिटलर वाला स्टाइल, जब मतलब उसमें लीडर फॉलोअर को कुछ समझता ही नहीं, सिर्फ रूल करता है, सिर्फ ऑर्डर देता है कि ऐसा करो, ठीक है। तो वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल माना जाता है जो कि ख़राब स्टाइल है, ठीक है। अब देखिए हर स्टाइल के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, वो आप देख लेंगे, बहुत सिंपल है। मैं आपको क्रिस्प में बता रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता, थोड़ा सा उसमें मिसिंग रहेगा। डेमोक्रेटिक स्टाइल मतलब वो होता है कि जो इसको पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, मतलब फॉलोअर से वो पूछता है, हर चीज़ पूछ करके काम करता है, वो पार्टिसिपेटिव होता है, ठीक है। और फ्री रेन, जो फ्री रेन यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्री रेन का मतलब होता है कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन। मतलब जो सबऑर्डिनेट है वो खुद से डिसीजन ले ले और कंप्लीट डेलीगेशन इसमें हो जाता है, पावर पूरा ही बांट दिया जाता है। तो देखिए आप हर स्टाइल का अपना अपना मेरिट डिमेरिट है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द लीडर शुड सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था
कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी तो एक कम्युनिकेशन है, मतलब जो बात करना है, एक दूसरे से बात करना, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो आपको पता है कि कम्युनिकेशन कैसा है। अब आपको ये भी पता है कि हर इंसान के साथ अलग अलग बात किया जाता है ना। तो आपको पता है कि किस इंसान से कैसा बात करते हैं, टीचर से कैसा बात करते हैं, फ्रेंड से कैसा बात करते हैं, भाई से कैसा बात करते हैं, पेरेंट्स से कैसा बात करते हैं, है ना। तो वो सारे कम्युनिकेशन होते हैं। अब कम्युनिकेशन के तरीके कैसे कैसे होते हैं? क्या तो आप वर्ड्स में बात करें, जैसे कि अपन अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं किसी को, कोई पिक्चर हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, जेस्चर हो सकता है। ठीक है, अब नॉर्मल क्लास में मैं इसके बारे में बताया, इमोजीज वगैरह जो आजकल व्हाट्सएप में अपन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं। इमोजीज में आप देखेंगे कि सारा कुछ हम बात कर लेते हैं इमोजीज यूज़ करके। कोई स्माइली वाला है, कोई एंग्री वाला है, कोई लाफिंग वाला है, ठीक है, कोई स्लीपिंग वाला है, तो वो एक जेस्चर माना जाता है। तो कम्युनिकेशन में देखिए प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहला है सेंडर, जो आपको मतलब सेंडर मतलब वो इंसान जो इनिशिएट कर रहा है कम्युनिकेशन, कोई बात इनिशिएट कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है। ठीक है, सेंडर मतलब वो, मैसेज मतलब तो जो कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट मतलब जैसे लड़के ने लड़की को बोला कि कल स्कूल आएगी क्या, तो लड़का बना सेंडर, मैसेज क्या हुआ, कल स्कूल आएगी क्या। ठीक है, एनकोडिंग मतलब उसको कन्वर्ट कर देना कोई लैंग्वेज में। तो मैं हिंदी में बोला ना, लड़का हिंदी में बोला कि कल स्कूल आएगी क्या लड़की को, तो वो एनकोडिंग हुआ हिंदी में। अगर उसको तेलुगु में बोला जाता या इंग्लिश में बोला जाता कि विल यू कम टू द स्कूल टुमारो, तो वो हो जाएगा एनकोडिंग इन इंग्लिश। ठीक है, एनकोडिंग मतलब कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज में या फिर कोई सिंबल में, कोई पिक्चर में। ठीक है, मीडिया मतलब क्या होता है, एनकोडिंग के बाद होता है मीडिया। मीडिया मतलब क्या होता है, किस वे से उसको बोला। ये बात जो लड़के ने बोला ऐसे हवा में तो नहीं बोला होगा, या तो फ़ोन करके पूछा होगा उसको, या तो व्हाट्सएप किया होगा, या तो ईमेल किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, तो वो बनता है मीडिया। डिकोडिंग मतलब क्या है, जो मैसेज को एनकोड किया था लड़के ने, उसको लड़की डिकोड करती है। डिकोड मतलब कन्वर्ट करती है, कि मतलब जैसे लड़के ने बोला कि विल यू कम टू द स्कूल टुमारो, तो उसको लड़की कन्वर्ट करेगी। अगर उसको इंग्लिश समझ में आता होगा तो कन्वर्ट करके हिंदी में समझेगी, या फिर जो भी उसका लोकल लैंग्वेज है उसमें समझेगी, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। रिसीवर मतलब लड़की, सेंडर मतलब लड़का। फीडबैक मतलब रिप्लाई आएगा, अब लड़की बोलेगी यस या नो में, ठीक है, तो वो हो जाएगा फीडबैक। फीडबैक मतलब सिर्फ कोई चीज़ बताना नहीं होता है, फीडबैक मतलब रिप्लाई होता है सिंपली। ठीक है, तो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। उसके बाद नॉइज़, कई बार बीच में डिस्टर्बेंस के लिए नॉइज़ भी आ जाता है। ठीक है, नॉइज़ मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जो बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए। जैसे मान लो लड़के ने फ़ोन किया था लड़की को कि कल तू स्कूल आएगी क्या। ठीक है, फ़ोन पे कॉल किया था मोबाइल से, और बीच में नेटवर्क का इशू आ गया। तो आप देखे होंगे कई बार ऐसा होता है, कल स्कूल इतना में फ़ोन कट जाता है, पी 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 पी। तो वो नॉइज़ एक आ जाता है, जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसको हम बोलते हैं नॉइज़, इंटरप्शन। ठीक है, लाउड साउंड, डिस्टर्बेंस, टेलीफोन लाइन, डिस्कनेक्शन ऑफ लाइन, लूजिंग ऑफ लेटर, कुछ भी होगा तो वो नॉइज़ होगा। तो ये था प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको देखो पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको एक पेज में मिल रहा है। तो ये आपका एक समरी भी बोल सकते हैं, समरी बन जाएगा, आपको पढ़ने में ये बहुत आसानी रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद अभी जैसे मैं पढ़ाऊँगा आगे आगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बिगड़ भी मतलब स्क्रीन बिगड़ भी सकता है। तो आप अपने हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट करके, जब स्क्रीन अच्छा है तब वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने कॉपी में बनाना है कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कम्युनिकेशन भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे
सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल रिलेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन चलेगा उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो आपके फ्रेंड के बीच में चलता है वो बनता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैं आपको बताया भी था, जिस टाइप से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसा नियम होता है, हर कुछ नियम कानून से होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसी टाइप से फॉर्मल कम्युनिकेशन भी मतलब कुछ रूल्स होते हैं उसमें। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक इट इज़ लाइक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप कोई आपका फ्रेंड है, आप उससे कुछ भी बात कर रहे हैं, बे वे बोल रहे हैं, कुछ गाली वाली भी दे रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। तो जैसे हम फ्रेंड्स को पेट नेम में बुलाते हैं, कोई गाली के नाम से भी बुलाया जाता है कई फ्रेंड्स को, जैसे कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में होता है, वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो बनता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। ठीक है। तो हाँ, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखो 3 टाइप का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल 3 टाइप का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल में भी 2 टाइप के हैं, अप और डाउन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? व्हेन सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म टू सुपीरियर देन इट इज़ नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब जब सबऑर्डिनेट है, जब एम्प्लॉय बॉस को बोलेगा तो वो कम्युनिकेशन जो है वो डाउन, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन बनेगा। ठीक है, तो वो बनेगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। और इसका उल्टा, जब बॉस एम्प्लॉय को कुछ बोलेगा तो वो बनेगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और ये दोनों पार्ट हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन के। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन आर अप टू टाइप, अप एंड डाउन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? सेम लेवल में एम्प्लॉय जो होते हैं वो लोगों बात करते हैं, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब जैसे परचेज मैनेजर ने बात किया सेल्स मैनेजर में से, परचेज मैनेजर ने बात किया सेल्स मैनेजर से, तो दे बोथ आर ऑफ सेम लेवल, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन माना जाएगा। और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? Diagonal communication is a flow of information between a person working at different department and holding different level of authority। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए सेल्समैन ने बात किया परचेज मैनेजर से, तो सेल्समैन एक अलग लेवल का है, और एक सेल्समैन का जो लेवल है वो परचेज मैनेजर का लेवल से तो बहुत छोटा है, लेकिन सेल्समैन को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात करना था, उसको पूछना था कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वो एक जो कम्युनिकेशन हुआ वो एक डायगोनल कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है। तो इसी के साथ हमने ख़त्म किया फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो आप देख लेंगे, बहुत सिंपल है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब मैं बता दिया कि जो आप फ्रेंड के बीच में जो बातचीत होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब इसके बाद हम देखे थे कि नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या है। देखो 5 टाइप के नेटवर्क हैं। कई बुक में ये टॉपिक नहीं दिया गया है, बट इस टॉपिक के रिगार्डिंग सीबीएसई का राइट नाउ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये एडेड है या डिलीटेड है। ठीक है, तो राइट नाउ मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। फर्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा सीबीएसई का तो मैं उसको चैनल पे ले आऊँगा, बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो राइट नाउ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए, आप पढ़िए इसको। कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर। देखो पहला है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न में क्या है, जैसे कि आप डायग्राम पे देखिए, यहाँ पे DEBC सब ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ए को। ए जो है कौन है? ये ग्रुप लीडर है। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन अंडर व्हील पैटर्न ऑल इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन पर्सन। मतलब ए को कुछ बोलना है तो वो डायरेक्टली B, C, D और E को बोलेगा। अब B, C, D का आपस में कोई बातचीत नहीं है, उनको जो भी चीज़ पूछना रहेगा वो ए से पूछेंगे, तो ये बन जाएगा व्हील पैटर्न ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज चेन पैटर्न। चेन पैटर्न क्या होगा? जैसे कि आप ये वाला है चेन पैटर्न, ये चेन पैटर्न में क्या होगा? एक की बात दूसरे को, दूसरे की बात तीसरे को। मतलब ए ने कुछ बात बताई बी को, बी ने बताई सी को, सी ने बताई डी को, डी ने बताई ई को, तो ये बन जाएगा चेन पैटर्न। ऐसा जनरली होता है बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। बॉस ने बताया मैनेजर, बॉस ने बताया सेल्स हेड को, सेल्स हेड ने बताया सेल्स मैनेजर को, सेल्स मैनेजर ने बताया यूनिट मैनेजर को, यूनिट मैनेजर ने बताया सेल्समैन को, तो वो बन जाएगा चेन पैटर्न। सर्कल पैटर्न ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सर्कल पैटर्न मतलब इस सर्कल पैटर्न में एक इंसान 2 जन से बात करता है,
लेट्स से एग्जांपल के तौर पर देख लेंगे कि सी जो है वो बी से भी बात कर रहा है और डी से भी बात कर रहा है। लाइकवाइज डी जो है वो दो जन से बात कर रहा है, सी से भी बात कर रहा है, ई से भी बात कर रहा है। ठीक है, ई जो है, अब ई भी दो जन से बात कर रहा है, ए से भी बात कर रहा है और डी से भी बात कर रहा है। और ए जो है वो तो हेड है, वो उसके बाद सारा जानकारी मिल रहा है, इसलिए दोनों साइड एरो नहीं दिया गया है। तो जो सर्कल पैटर्न है, इन सर्कल पैटर्न ईच पर्सन कम्युनिकेट विथ 2 और मोर पर्सन इन ए ग्रुप। द पर्सन में रिसीव और गिव इंफॉर्मेशन टू 2 और मोर पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद है ऑल सोर्स चैनल पैटर्न। ऑल सोर्स और चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न मतलब ये होता है कि कोई भी किसी को भी बात बोल रहा है तो वो चैनल पैटर्न बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड वी जो है वो ट्रिकी है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इन दिस नेटवर्क ए सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड ऑल्सो विद द सुपीरियर ऑफ सुपीरियर। मतलब अब जैसे ए जो है सबऑर्डिनेट है, तो ए का सुपीरियर कौन, 1। ठीक है, अब ये जो पैटर्न होता है इन्वर्टेड वी में, उसमें ये अलाउड होता है कि जो इंसान है, सपोज मान लीजिए ए, इसको अलाउड है कि इसके सुपीरियर से कम्युनिकेट करे ये, और इसके सुपीरियर के सुपीरियर से कम्युनिकेट करे। मतलब ए का सुपीरियर कौन, 1, 1 का सुपीरियर कौन, 2। तो ए इज़ अलाउड टू कम्युनिकेट विथ 1 एज वेल एज विथ 2। तो ये इन्वर्टेड वी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, वो आप देख लेंगे, मैं बता चुका हूँ। कुछ भी हो सकता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, और इसके पैटर्न मैं बता देता हूँ। गॉसिप, गॉसिप मतलब जो आप नॉर्मली रोज़ करते हैं, एक इंसान हर लोगों को मैसेज भेज रहा है। ठीक है, कोई हॉट न्यूज़ आ गया, ठीक है, सपोज़ कोई हॉट न्यूज़ आ गया, कोई सिलेबस में चेंज आ गया, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो गया, तो वो एक हॉट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, या फिर कोई लड़की के बारे में कोई लड़के को पता चला, या कोई लड़के के बारे में कोई लड़की को पता चला, वो एक हॉट न्यूज़ है। ठीक है, तो एज यू ऑल नो हॉट न्यूज़ क्या होता है, तो वो हॉट न्यूज़ गॉसिप की तरह जाता है। 1 जो है उसके बारे में उसको ये पता चला, वो आप सबको बताया जा रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सीबीएसई का ये नया सिलेबस आ गया। क्लस्टर क्या होता है, जब बात फैलता है तो वो क्लस्टर की तरह होता है। जैसे कोरोना फैला, वो भी क्लस्टर की टाइप से था। ठीक है, क्लस्टर में देखो 1 ने दिया जानकारी 2 को और 3 को, अब और 4 को भी। अब 4 ने दिया 7 को, 6 को, 5 को, 5 ने दिया 10, 9 और 8 को, तो वो बनता है क्लस्टर। सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे दिया गया, देखिए ये सिंगल स्ट्रैंड है। सिंगल स्ट्रैंड पैटर्न ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट टू द अदर इन ए सीक्वेंस। ये इस टाइप से सिंगल स्ट्रैंड है, ये चेन पैटर्न की तरह होता है। जनरली ये बहुत कम देखने को मिलता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्लस्टर ज़्यादा देखने को मिलता है, एक की बात दूसरे को बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। प्रोबेबिलिटी में कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई भी बात कहीं पे भी चला जाता है। अब मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, वही है ये। उसके बाद हम देखे थे कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं। बैरियर्स मतलब रुकावटें कम्युनिकेशन में किस किस टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं। पहला है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और चौथा है पर्सनल बैरियर। बैरियर्स मतलब रुकावटें जिनको कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि पहला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मतलब वो होता है आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला इंसान कुछ और समझ ले रहा है, तो वो बनता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का कॉजेज़ क्या है, जैसे मान लो BBW फैट, इसको याद करने के लिए मैंने बताया था। फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज, नेक्स्ट B फॉर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, W फॉर वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, F फॉर फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है, A फॉर अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस एंड T फॉर टेक्निकल जार्गन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पहले बताया था वहाँ पे नॉर्मल क्लास में, अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड में बता देता हूँ।
बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर मतलब होगा आप बोल तो कुछ और रहे हैं लेकिन आप वर्ड्स आप सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलना चाहते हैं कि जो अच्छे से काम करेगा उसको बोनस मिलेगा, लेकिन आप बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, तो वर्ड आपने गलत यूज़ किया और वो बन जाएगा आपका बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। सॉरी बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज मतलब वही है कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपने गलत वर्ड यूज़ कर लिया। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो अच्छे से काम करेगा उसको मिलेगा अब की बार बोनस, आप ये बोलना चाहते हैं लेकिन आपको बोनस वर्ड नहीं पता है, तो आप यूज़ कर लिए कि जो अब की बार अच्छे से काम करेगा उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड एक्स्ट्रा सैलरी। आप देना चाहते हैं बोनस लेकिन आपको बोनस नाम का वर्ड ही नहीं पता, आपने यूज़ कर लिया एक्स्ट्रा सैलरी, तो वो बन जाएगा बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर की मतलब जैसे आप बोलना चाहते हैं अब की बार कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, ठीक है, लेकिन उसी बात को एकदम गलत तरीके से आप बोल रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप का जेस्चर दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट कमाया नहीं, बहुत लॉस हो गया, अब की बार कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तो मतलब इस टाइप से बोल रहे थे कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया बल्कि पता नहीं कंपनी का क्या नुकसान हो गया, तो वो हो जाता है बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर। थर्ड है वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग जैसे कि मतलब मैं आपको बोला, जैसे मैं आपको बोला कि राइट दिस इन योर कॉपी, ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोला कि राइट, ठीक है। तो जैसे RIGHT राइट और WRIT राइट, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो इस टाइप से गलत मैसेज भी चला जाता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यू शुड बी राइट, ठीक है, यू शुड राइट, तो इसका दो मतलब निकल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आप सही होने चाहिए और इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि आपको लिखना चाहिए, तो इस टाइप से वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग बनता है। इसके बारे में डिटेल में बहुत ज़्यादा आराम से मैं पढ़ाया हूँ नॉर्मल क्लास में, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्पीड मोड में पढ़ रहे हैं अपन। फोर्थ नंबर है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब जैसे लैंग्वेज के कारण कोई प्रॉब्लम आ गया, मैं आपको कुछ और बोल रहा हूँ, मैं आपको एक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ लेकिन आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो वो फॉल्टी ट्रांसलेशन चला जाएगा। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन के बारे में बताया ही था मैं, जैसे कि बॉस ने बोला यूज़ मास्क, हैंड ग्लोव्स एंड लॉन्ग बूट्स, इसके आगे कुछ नहीं बोला, तो अब एम्प्लॉय को ये डाउट कि इसको हर रोज़ हमको पहन के आना है घर से, कि हमेशा पहने रहना है, कि जब मशीन में काम करेंगे तब पहनना है, तो वो बन जाता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। टेक्निकल जार्गन मतलब क्या होता है? टेक्निकल जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड को यूज़ करना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यूज़ करूँगा एक वर्ड EBIDTA, ठीक है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और उसी टाइप से मैं आपको बोलूँगा DASCR, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन EBDITA मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स एंड एमोटाइजेशन, ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड है। उसी टाइप से DSCR में बोल दिया डेप्थ सर्विस कवरेज रेशो, ये जो टेक्निकल हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग समझते हैं, मतलब जो फाइनेंस के फील्ड में है वो सारे लोग इसको समझते हैं। अब जैसे एक वर्ड है करंट रेशियो, ठीक है, अब मैं करंट रेशियो का वर्ड यूज़ करूँगा जो सामने वाले इंसान कुछ समझता ही नहीं है। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी, मतलब आपका जो करंट एसेट है उसको डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी से, तो वो करंट रेशियो निकलता है। जब मैं यूज़ करूँगा करंट रेशियो इज़ इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, तो सामने वाला इंसान समझ नहीं पाएगा, तो वो बन जाएगा सिमेंटिक बैरियर और इसको बोलते हैं हम टेक्निकल जार्गन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब इंसान का दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो मैसेज को गलत तरीके से समझ रहा है, क्योंकि वो उसके सोचने समझने का शक्ति तो है लेकिन वो दिमाग कहीं और यूज़ कर रहा है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन आपका दिमाग क्लास में नहीं है, आपको क्लास बोरिंग लग रहा है, तो आप इस चीज़ को सुनेंगे ही नहीं, चाहे जितना भी अच्छे तरीके से मैं बोलूँ, तो वो बन जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर। प्री मैच्योर इवोल्यूशन मतलब मैं अपना बात ख़त्म किया नहीं हूँ, उससे पहले आप सोचने लग गए। जैसे कि पेरेंट्स से आपने पूछा
कि मम्मी मम्मी मैं आपकी बार अभी फ्रेंड के साथ बाहर जाऊं क्या। मम्मी ने बोला था अभी नहीं। इतना ही बोला था कि आपने सोचा, आपके मन में चलने लगे कि ये तो हमेशा ही मना करता है। तो आपने अपने मदर की बात पूरा सुना ही नहीं। आपकी मदर ये बोलना चाहते थे कि अभी नहीं बेटा, कल चले जाना, अभी बारिश हो रही है। तो वो बन जाएगा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। सेकेंड है लैक ऑफ अटेंशन, जैसे कि आप बात नहीं सुनते हैं तो वो लैक ऑफ अटेंशन, आपका ध्यान इधर उधर रहता है। थर्ड है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। मतलब लॉस बाय ट्रांसमिशन मतलब जैसे कि कोई बात है ऐसा जो कि बहुत लेवल से जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। तो बॉटम लेवल से कोई मैसेज आया, वो मिडिल लेवल तक जाने तक वो मैसेज चेंज हो गया। मान लीजिए बॉटम लेवल के पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि कंपनी का बिस्किट ख़राब है। एक कंपनी है जिसमें कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बॉटम लेवल के पास एक जानकारी आया कि बिस्किट में चीनी नहीं है और इसमें फ्लेवर नहीं है। अब ये बात बॉटम लेवल वाले ने मिडिल लेवल को बोला, मिडिल लेवल तक ये बात तो पहुंचा, लेकिन मिडिल लेवल जब ये बात टॉप लेवल तक पहुंचाया तो मिडिल लेवल वाले ने इसमें से कुछ मैसेज को डिलीट कर दिया। मतलब मिडिल लेवल वाले ने टॉप लेवल वाले को बोला कि बिस्किट तो अच्छा है, इसमें फ्लेवर नहीं है, लेकिन जबकि ये मैसेज, ओरिजिनल मैसेज क्या था, फ्लेवर भी नहीं है और चीनी भी नहीं है, मतलब शुगर भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। या फिर ऐसा बात हुआ कि मिडिल लेवल वाले को आधी बात याद नहीं रही, वो आधा बात भूल गया, तो वो बन जाएगा पुअर रिटेंशन। फोर्थ नंबर है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास ना होना। जो सेंडर और रिसीवर के बीच में विश्वास नहीं होगा तो उस आधी बात वो सुनेगा ही नहीं, विश्वास ही नहीं करेगा, तो वो डिस्ट्रस्ट हो जाएगा और वो साइकोलॉजिकल बैरियर माना जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर कौन सा बनता है? देखिए, पर्सनल बैरियर से पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो कि बैरियर बन गया है। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात नहीं कर सकता, या मिडिल लेवल बॉटम लेवल से बात नहीं कर सकता, तो वो बनेगा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी विल बिकेम वन बैरियर। 2 है रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करते, मतलब एम्प्लॉई लोग को बोला गया कि आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर सकते, आप कोई सुझाव नहीं दे सकते, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर माना जाएगा। थर्ड नंबर है स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस मतलब एक हायर लेवल एम्प्लॉई लोअर लेवल एम्प्लॉई की बात को नहीं सुनता है, वो सोचता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इसकी बात क्यों सुनूँ, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बन जाएगा। फोर्थ नंबर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है आपका लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। मतलब लॉस बाय ट्रांसमिशन, जैसे कि मैं बोला कि बॉटम लेवल के पास में एक इन्फॉर्मेशन आया और वो फिल्टर होकर के मिडिल लेवल तक गया, मिडिल लेवल से फिर टॉप लेवल तक गया। बिस्किट में शुगर एंड फ्लेवर की कमी थी, लेकिन टॉप लेवल तक सिर्फ यही बात पहुंची कि बिस्किट में फ्लेवर की कमी थी, शुगर वाला बात पहुंचा ही नहीं, तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। भी वही सेम चीज़ है और लॉस बाय ट्रांसमिशन भी वही सेम चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का फैसिलिटी ही नहीं है कि कम्युनिकेशन फ्री फ्लो मूव कर पाए बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक। जैसे कि फीडबैक फॉर्म नहीं है, ठीक है, और एम्प्लॉय को कोई कंप्लेन है तो वो बोल नहीं सकता, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऐसा है कि वो एक बैरियर बन जाता है। लास्ट वन इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में मतलब ये है कि इंसान को खुद को कुछ कमी है उसमें, ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट, मतलब जो सुपीरियर है उसको अपने सबॉर्डिनेट पे विश्वास ही नहीं है। सेकंड नंबर लैक ऑफ इंसेंटिव्स। लैक ऑफ इंसेंटिव मतलब जो सुपीरियर है वो इंसेंटिव नहीं देता है अपने सबॉर्डिनेट को कि इन्फॉर्मेशन बताओ, मतलब इन्फॉर्मेशन बताओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा या बोनस मिलेगा, इस टाइप का इंसेंटिव
नहीं देता है, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। अभी हम पढ़े फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। लेकिन जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को या फिर जो सुपीरियर है सबऑर्डिनेट को ऐसा इंसेंटिव नहीं देता है। तो वो जो सबऑर्डिनेट है वो आपको क्यों बताएगा कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड नंबर है फियर ऑफ अथॉरिटी। कई बार डर से इंसान बताता नहीं। कई बार जो एम्प्लॉई है वो बॉस को डर से कोई जानकारी नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बताऊंगा तो मान लो बॉस गुस्सा हो गया तो मुझे निकाल देगा। फोर्थ वन इज़ अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार झिझक होती है, सुपीरियर से बात करने में झिझक होती है, हम बात नहीं कर पाते। एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने हायर लेवल एम्प्लॉय से बात नहीं कर पाते। सो दिस वाज पर्सनल बैरियर विच वी डिस्कस्ड। इसके बाद आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। मतलब कम्युनिकेशन के बैरियर को हमने देखा, अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए ये उसका तरीका है, ठीक है। तो इसको हम एक टेक्निक से याद किए हैं जिसका नाम है ऑन 4C 2F12। ऑन 4C 2F12, ऑन 4C 2F12। O फॉर ओपन माइंड, N फॉर नीड ऑफ रिसीवर, 4C मतलब चार, फोर नंबर्स ऑफ C। C for clarify, C for consult, C for consistency, C for complete। 2F मतलब 2 times F, F for feedback, F for follow up। 2L means 2 times L, L for language, L for listener should be good। तो ओपन माइंड मतलब कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे किया जाए, जो यहाँ पे बैरियर्स हैं उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए। फर्स्ट वन इज़ ओपन माइंड। हमारा माइंड खुला होना चाहिए कोई भी थॉट को लेने के लिए। सामने वाला हमको क्या बोल रहा है वो हम सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। सो आवर माइंड शुड बी ओपन। सेकंड वन इज नीड ऑफ रिसीवर। जो सेंडर है, सेंडर ऑफ मैसेज, जैसे कि लड़का था हमारे एग्जाम्पल में, उसको ये पता होना चाहिए कि जो रिसीवर है उसको किस बात की जानकारी की ज़रूरत है। बेवजह बेकार जानकारी देंगे तो रिसीवर नहीं सुनेगा। 4 टाइप ऑफ C फॉर क्लैरिफाई। मतलब क्लियरली अपने आइडिया को आप रखिए, उसमें कन्फ्यूज़न मत डालिए, ठीक है। जितना हो सके क्लियरली अपने आइडिया को रखिए, साफ साफ बोलिए, साफ साफ बात कीजिए, तो क्लैरिफाई करना है। जैसे क्लैरिफाई में हम बोलते हैं ना, अरे बोलना क्या चाहता है भाई। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 7 डायरेक्टिंग है, ये है वो है, उसके बाद मैं प्लानिंग चैप्टर में पहुँच गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग में पहुँच गया, तो आप यही बोलेंगे ना सर आप पढ़ाना क्या चाहते हैं, तो वही है क्लैरिफाई। कंसल्ट मतलब आप उनसे पूछिए बीच बीच में कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉई लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एम्प्लॉय को पूछा जाए कि कोई सलाह लिया जाए उनसे। तो कंसल्ट करने से सामने वाला जो रिसीवर है वो इंटरेस्ट शो करता है बात करने में। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब वेट, कंसिस्टेंसी मतलब P&F मतलब प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। मतलब अपने बात पे टिके रहो। आज आप एक बात बोल रहे हैं, कल आप एक और बात बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको बोला था कि मैं आपको आज बोलता हूँ कि 80 मार्क्स का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में। 5 दिन बाद मैं बोलता हूँ नहीं 80 मार्क्स का नहीं आएगा, 120 मार्क का आएगा, ठीक है। तो वो दैट मीन्स आई एम नॉट कंसिस्टेंट विथ माई वर्ड्स, है ना। तो वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंप्लीट मतलब मैसेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट जानकारी हो, आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस एक पढ़े थे। अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस में क्या था कि आधा जानकारी दिया था बॉस ने। बॉस बोला था कि यूज़ हैंड ग्लव्स, मास्क एंड लॉन्ग बूट्स, लेकिन कब पहनना है वो नहीं बताया। तो द मैसेज शुड बी कंप्लीट। फीडबैक का मतलब तो आपको पता ही है, रिप्लाई होता है। फॉलोअप का मतलब होता है जो सेंडर है वो अपने तरीके से फीडबैक निकलवाता है रिसीवर से, उसको बोलते हैं हम फॉलोअप। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फीडबैक एंड फॉलोअप, देर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस। फीडबैक रिसीवर अपनी इच्छा से देता है और फॉलोअप जो है वो सेंडर रिसीवर से निकलवाता है। क्योंकि जब सेंडर को लगता है कि रिसीवर अपने तरीके से रिप्लाई नहीं कर रहा है तो वो फॉलोअप करता है, उससे पूछता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि आपको क्लास समझ में आ रहा है नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा है नहीं। अगर आपकी तरफ से मैसेज नहीं आया तो मैं आपको दोबारा पूछूंगा, तो वो बन जाएगा फॉलोअप। एल फॉर लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज
सामने वाले इंसान को समझ में आना चाहिए वैसा लैंग्वेज यूज़ करो। अगर मैं आपको तेलुगु यूज़ करूँगा या फिर फ्रेंच यूज़ करूँगा जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बैरियर बन जाएगा कम्युनिकेशन में। लास्ट है लिसनर शुड बी गुड। लिसनर शुड बी गुड मतलब इंसान को अच्छा लिसनर होना चाहिए, चाहे सेंडर हो या रिसीवर हो। सेंडर को भी अच्छा लिसनर होना चाहिए और रिसीवर को तो अच्छा लिसनर होना ही चाहिए। जैसे मान लो कि मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छे लिसनर नहीं हैं। उसी तरीके से आप मेरे से कुछ डाउट पूछ रहे हैं या फिर आप मुझे कुछ मैं आपको पूछना है मेरे से, लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो मैं सेंडर हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी सुनना चाहिए आपकी डाउट और आपको भी सुनना चाहिए, आप रिसीवर हैं तो लिसनर शुड बी गुड। बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड बी गुड लिसनर। So with this we have completed communication effectiveness and also our chapter 7 directing। तो चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का फुल रिवीजन हमने ख़त्म किया। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछिए और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए ताकि सबको ये चीज़ का फ़ायदा हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप की वीडियो मिलते रहें। Thank you for watching this video. Have a good day. All the best. Bye bye.